साथियों नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद आरवी में एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का जो अपना बिंदु, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ग्लोब, अक्षांश, देशांतर और समय की गणना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हर एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछा जाता रहा है। सरल कॉन्सेप्ट है, समझने का पूरा प्रयास आज की कक्षा में अपना रहेगा, जिससे कि अपना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ग्लोब। ग्लोब क्या है? पहली बात जो अपने सामने आ रही है वो है ग्लोब क्या है। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब क्या है, जो भी चाहे भारत हो चाहे विश्व हो, हम मानचित्र देखते हैं वो टू डायमेंशियल होते हैं, जिसमें जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं वो दर्शाई हुई होती हैं, और पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप जो कि 3 डायमेंशियल होता है उसे हम ग्लोब कहेंगे। पृथ्वी का काल्पनिक रूप जो 3 डायमेंशियल होता है उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोब कहेंगे। जैसे कि ये अपनी पृथ्वी का रूप है, ये पृथ्वी का रूप, इसमें ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या मेडिटेरियन लाइन भी अपन कहेंगे। तो बात करें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए खींची जाती हैं। पृथ्वी पर वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्वी दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए खींची जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखा। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश पृथ्वी पर कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहेंगे, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे दूसरे शब्दों में कर्क रेखा कहा जाता है। इसी तरह 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, जिसे मकर रेखा कहते हैं, जिसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसके फिर उत्तर में 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है, या आर्कटिक व्रत भी इसे कह सकते हैं। आर्कटिक रेखा या आर्कटिक व्रत इसे अपन कह सकते हैं। ऐसा ही दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव की तरफ 66.5 डिग्री साउथ, जिसे अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त के नाम से इसे हम जानते हैं। 66.5 डिग्री साउथ, जिसे अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त के नाम से अपन जानते हैं। उत्तर में ये नॉर्थ पोल और साउथ में, दक्षिण में ये साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव इसे कहेंगे। अक्षांश रेखाओं, ये महत्वपूर्ण जो अक्षांश पृथ्वी पर खींचे गए हैं वो है। अब यहां से परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, ध्यान दीजिए। 0 डिग्री से लेकर जो उत्तर वाला भाग है वो उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से नीचे वाला जो भाग है वो है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये बीच वाला जो भाग है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जलवायु के अंतर्गत इसे हम दोबारा से विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे। एक सामान्य सी जानकारी, ये वाला भाग है वो उष्ण कटिबंधीय है,
जबकि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ ये वाला भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि 66.5 डिग्री से नॉर्थ पोल तक और 66.5 डिग्री से नीचे साउथ पोल तक का भाग शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। अब इसी से अक्षांश रेखाओं से ही जुड़ा हुआ और प्रश्न, एक है अक्षांश और एक है अक्षांश रेखाएं। एक तो है अक्षांश, एक है अक्षांश रेखाएं। कई बार सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिए, ये 0 डिग्री यहां से लेकर और 90 तो साउथ की तरफ और 0 से 90 ही नॉर्थ की तरफ, 90 ही कहां पर, नॉर्थ की तरफ। तो 90 प्लस 90 और एक ये भूमध्य रेखा, तो कुल जो अक्षांश हो गए वो 181। कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या, कुल अक्षांश जो है वो कितने हैं, 181। अक्षांश कितने हैं, 181। जबकि अक्षांश रेखाओं की बात करें तो उनमें से हम दो निकाल देंगे, एक तो नॉर्थ पोल, ये सिर्फ रेखा के रूप में न होकर बिंदु के रूप में है। ऐसा ही साउथ दक्षिणी पोल, ये किसी रेखा के रूप में न होकर एक बिंदु के रूप में है, इसलिए इन्हें हम अक्षांश में तो काउंट करेंगे लेकिन अक्षांश रेखाओं में इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 179। अक्षांश पूछे जाए तो 181 और रेखाओं की बात की जाए, अक्षांश रेखाओं की, तो उनकी संख्या हो जाएगी 179। किन्हीं आगे के प्रश्न पर चले तो किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, जैसे ये 0 डिग्री है, 0 से अगर हम 1 डिग्री अक्षांश पर चलें तो इन दोनों अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो वो हो जाएगी 111 किलोमीटर। वो कितनी हो जाएगी, 111 किलोमीटर। दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 111 किलोमीटर। इसी से एक और प्रश्न बनता है, किन्हीं दो क्रमागत अक्षांश या किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो क्षेत्र है, बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है। तो किन्हीं दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, जैसे 0 से 1 का जो बीच का क्षेत्र है, 1 से 2 तक का जो भी क्षेत्र है, किन्हीं दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा, जोन। ये तो बात हुई अक्षांश और अक्षांश रेखाओं से जुड़ी हुई कि कुल अक्षांश कितने हैं, मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं, अक्षांश कहेंगे किसे, अक्षांश रेखा किसे कहेंगे। अब बात करें हम दूसरे नंबर पर देशांतर की, बात करें हम किसकी, देशांतर की, देशांतर रेखाओं की। तो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो वक्र आकार वाली जो रेखाएं हैं, इनको हम कहेंगे, ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। इनको क्या कहा जाएगा, देशांतर रेखाएं कहा जाएगा। यहां आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है कि देशांतर रेखाओं में ध्रुवों की तरफ जाने पर जो बीच की दूरी है वो कम होती जा रही है, जबकि मेडिटेरियन लाइन या भूमध्य रेखा पर जो इसकी लाइन, वो बीच की दूरी है वो अधिकतम होती है। तो यहां पर जो बीच की दूरी का प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच विषुवत रेखा पर कितनी दूरी होती है या कितना अंतराल होता है। तो वो होता है 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। कहां पर, भूमध्य या विषुवत रेखा पर जो दूरी है वो कितनी रहेगी इसकी, 111.3 किलोमीटर। जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरफ चलेंगे, इनकी बीच की दूरी घटती चली जाती है। किन्हीं
अगले प्रश्न की तरफ चलें तो किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैसे किन्हीं दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन कहा जाता है, वैसे ही किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसे ग्रिड कहेंगे। जैसे एक जाल की स्थिति बनती है, ऐसे ही ये देशांतर रेखाएं अगर हम खींच देंगे यहाँ पर, तो जो देशांतर और अक्षांश रेखाओं का जो जाल बनता है उस जाल को क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। अब बात करें कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या क्या है। अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का जो उपयोग है वो क्या क्या है? तो देशांतर रेखाओं पर ध्यान दीजिए। देशांतर रेखा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्रधान देशांतर रेखा भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? प्रधान देशांतर। इस 0 डिग्री के पूर्व में, 0 डिग्री के पूर्व में जाने पर 180 डिग्री, और इस 0 डिग्री के पश्चिम में भी 180 डिग्री, तो 180 प्लस 180, तो देशांतर रेखाओं की जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। और दूसरी बात और ध्यान दीजिए, ये 0 डिग्री है देशांतर रेखा, इसके पीछे ये सिर्फ अर्धवृत्त है। माना कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी को ऐसे अगर हम दो गोल भाग में काट दें, एक गेंद, बॉल अपन ने देखी है, जैसे ये बॉल है और इसको अपन ने यूं काट लिया आधे भाग में, यूं इसको अपन ने आधे भाग में काट लिया, तो यहां जो देखिए ये वाला जो भाग है, यहां आधे भाग तक तो ये रेखा है, इसके पीछे आधे भाग तक, दोनों को मिलाकर एक देशांतर वृत्त बनता है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो वृत्त नहीं है, ये क्या कहलाएगी? प्राइम मेरिटेरियन, जबकि इसके पीछे जो रेखा है वो कहलाएगी एंटी मेरिटेरियन। क्या कहलाएगी? एंटी मेरिटेरियन। और दोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे ये 0 डिग्री है तो इसके पीछे जो रेखा होगी वो कितने डिग्री की होगी? 180 डिग्री की। अगर यहां पर अपन 10 पर देखें तो 10 डिग्री अक्षांश की जो पीछे वाली रेखा होगी वो होगी 170 डिग्री की, कि दोनों का मिलाकर जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देशांतर रेखाओं की सहायता से समय की गणना की जाती है, जबकि अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं, साथ ही किसी स्थान विशेष का भी निर्धारण वे करती हैं। तो अक्षांश रेखाओं का जो उपयोग है वो कहां पर आएगा? स्थान निर्धारण करने में, स्थान के साथ में जलवायु के निर्धारण में भी किसका उपयोग होता है? अक्षांश रेखाओं का। इनका उपयोग होता है अक्षांश रेखाओं का। जबकि समय की गणना करने में, दूरी ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाएगा? देशांतर रेखाओं का। किसमें? समय की गणना में, समय की गणना में, और दूरी ज्ञात करने में उपयोग किसका किया जाएगा? देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाएगा। देखिए पृथ्वी है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। कितना समय लेती है? 24 घंटे। और जो पूरा चक्कर लगाकर आती है उसके दौरान जो कोण बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। कितना बनता है? 360 डिग्री का। तो इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में वो 1 डिग्री घूमने में वो 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का। तो एक अक्षांश जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो भी कितनी है? 360 डिग्री। तो एक देशांतर से अगर हम दूसरे देशांतर पर जाएं तो दोनों के बीच जो समय अंतराल आ जाता है वो होता है कितने देर का? 4 मिनट का। किन्हीं दो देशांतरों के मध्य समय अंतराल, दो क्रमागत देशांतरों के मध्य समय अंतराल वो कितना हो जाएगा? 4 मिनट का। 4 मिनट का। अब हमें इतना ध्यान हो गया कि किन्हीं दो क्रमागत देशांतरों के बीच जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है? 4 मिनट का। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात अगर हम और ध्यान में रख लें तो किसी भी देशांतर पर हम समय की गणना कर सकते हैं।
वो क्या है, ये जो प्रधान देशांतर रेखा है, क्या है, प्रधान देशांतर रेखा है। इस प्रधान देशांतर रेखा से अगर हम पूर्व की तरफ जाएं, प्रधान देशांतर रेखा से किधर जाएं, पूर्व की तरफ जाएं, तो समय प्रत्येक देशांतर, दो क्रमागत देशांतरों पर 4 मिनट बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, प्लस। जबकि इस 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ आएंगे तो समय क्या होगा, माइनस। लेकिन ध्यान रखना, जैसे यहां पर 90 डिग्री वेस्ट पश्चिम पर अपन निवास कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति है जो 90 डिग्री पश्चिम पर निवास करता है, और दूसरा व्यक्ति है इधर 60 डिग्री वेस्ट पर निवास बी व्यक्ति कर रहा है। एक व्यक्ति है जो 90 डिग्री वेस्ट पर निवास कर रहा है, पश्चिमी देशांतर रेखा पर निवास कर रहा है। दूसरा व्यक्ति बी है जो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर निवास कर रहा है। अगर इन दोनों के बीच समय अंतराल जाने तो समय अंतराल तो जान सकते हैं आसानी से, दोनों के बीच समय कितना हो जाएगा, अंतर कितना है 30 का, उसको मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 4 से, तो जो अंतराल आ गया वो कितना आ गया, 120 मिनट का, यानी कि 2 आवर्स का दोनों के बीच में अंतराल है। लेकिन समय ज्यादा कहां है और कम कहां है, तो ध्यान दीजिए, अगर 90 डिग्री वेस्ट पर 6 बज रहे हैं, 90 डिग्री वेस्ट पर कितने बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 AM का टाइम है, तो यहां से देखो ये पूर्व में स्थिति होगी, 60 डिग्री वेस्ट की जो स्थिति होगी वो कहां पर होगी, पूर्व में, और पूर्व में जाने पर समय क्या होगा, बढ़ेगा। पूर्व में अगर हम जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें 2 आवर्स जोड़ दीजिए, तो यहां पर अगर 6 AM है तो बी के जो घर पर घड़ी है वहां पर समय कितना रहेगा, 8 AM, सुबह के वहां पर कितने बज रहे होंगे, 8 बज रहे होंगे। लेकिन अगर हम ये 60 डिग्री वेस्ट पर कितना बज रहा है, 8, और इससे अगर हम किधर जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो समय को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ 8 बज रहे हैं तो 2 घंटे कम कर देंगे, तो यहाँ कितने बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे। ये है समय की गणना, आसानी से समय याद कर सकते हैं। समय की गणना में ही एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है, अगर हम अंतरराष्ट्रीय जो मानक तिथि रेखा है, मानक जो तिथि रेखा मानी गई है सन 1884 में, कब, सन 1884 में एक बैठक का आयोजन हुआ, और उस बैठक में ये दोनों रेखाएं, 0 डिग्री को प्रधान देशांतर रेखा और 180 डिग्री को मानक समय रेखा माना गया। दोनों को क्या माना गया, मानक, 180 डिग्री को तो मानक समय रेखा, 0 डिग्री को प्रधान देशांतर रेखा। इस 1884 की बैठक में निर्धारित यह है किया गया था। तो उस 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री रेखा को अगर कोई व्यक्ति पार करता है, 180 डिग्री यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर कोई व्यक्ति पार करता है, उसको पार करके अगर वो पूर्वी गोलार्ध में आता है तो एक दिन बढ़ जाएगा। सपोज करो कि कोई व्यक्ति है जो 180 डिग्री के पश्चिम में है, यानी कि 180 डिग्री के पश्चिम में यानी कि अमेरिका महाद्वीप में है, और वो उस 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके एशिया महाद्वीप में आ रहा है। अगर इधर वहां पर रविवार था तो वहां पर क्या मिलेगा उसको, सोमवार, वहां पर क्या मिलेगा, एक दिन बढ़ा हुआ मिलेगा, सोमवार। लेकिन यहां पर कोई व्यक्ति सोमवार है यहां पर, और कोई व्यक्ति तिथि रेखा को पार करके पश्चिम में जा रहा है, तो वहां उसको एक दिन का फायदा मिलेगा। इधर क्या रहेगा, रविवार, वो सोमवार को दोबारा से देख पाएगा। तो इधर से अगर पश्चिमी दिशा में जा रहा है तो एक दिन की कटौती होगी, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके अगर पूर्व में जा रहा है तो उसे एक दिन की वृद्धि होगी। ये होती है समय की गणना। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और जो बनता है यहां से, वो बनता है कि ये जो 0 डिग्री है देशांतर रेखा, वो क्या है, प्रधान देशांतर रेखा। वो क्या है, प्रधान देशांतर रेखा। और ये 0 डिग्री जो है वो है भूमध्य रेखा या अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा, ये दोनों आपस में कहां काटती हैं, दोनों आपस में कहां पर काटती हैं, तो ये दोनों अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती हैं। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भूमध्य रेखा और प्रधान देशांतर रेखा, दोनों रेखाएं आपस में कहां काटती हैं, तो दोनों आपस में कहां मिलेंगी, अटलांटिक महासागर में ये दोनों रेखाएं मिलती है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले भी पूछा जा चुका है
कि अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि 180 डिग्री रेखा, 180 डिग्री जो रेखा है उसे बेंड क्यों किया गया है, मोड़ा क्यों गया है? जो बेरिंग जल संधि के पास मुड़ी हुई है, किरिबाती में मुड़ी हुई है, सामोआ में मुड़ी हुई है, तो उसे मोड़ा क्यों गया है? क्योंकि एक देश में एक ही समय जोन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से समय की गणना की जाती है, तो एक देश में एक ही समय जोन हो, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ा गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये जो 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा है वो कहां से गुजरती है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक शहर से ये गुजरती है। साथियों, ये अक्षांश देशांतर समय की गणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज का जो अपना महत्वपूर्ण वीडियो था आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।